हेलो बच्चों, मैं मनीष आपके लिए हाजिर हूँ मैथ के एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी से रिलेटेड और किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो मैथ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम कर रहे हैं। जो हमारे सामने एग्जाम्स हैं उनको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप रेगुलर वीडियोस को देख रहे होंगे और उससे आपको फ़ायदा भी मिल रहा होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप इसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, फिर मेरा सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखिएगा, तो आपको प्रैक्टिस करने में और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए समय को ना खराब करते हुए हम पहले ही क्वेश्चन पे आप आ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको मेरा पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा हुआ है 2470 रुपए पर 7% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में मुझे एक बात बतानी थी आपको। ठीक है, क्या बतानी थी कि जैसे जब ये वार्षिक दर दिया हुआ है, ये वार्षिक रेट दिया हुआ है, रेट कैसा दिया हुआ है, वार्षिक दिया हुआ है। ठीक है, तो रेट है वार्षिक 7% का। तो जब इसको छमाही करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 3/3.5% का ये हो जाएगा, लगभग 3.5% हो जाएगा। भाई एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं, दो से डिवाइड करना पड़ता होगा इसमें। ठीक है, और समय दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है वो समय दे रखा है 1.5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 1.5 वर्ष का। तो बच्चे 1.5 वर्ष में 18 महीने हुए, तो छमाही कितने होंगे, छमाही कितना होगा बताओ, छमाही इसमें होगा 3 छमाही। कितना छमाही होगा, 3 छमाही होगा। तो बच्चे अगर मैं इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं, ठीक है, अगर मैं इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं, किसी भी तरीके से निकालूंगा, फॉर्मूला लगा के लगाऊं, ठीक है, बेसिस से लगाऊं, ट्रिक्स लगाऊं, किसी भी तरीके से लगाऊंगा, तो मुझे टाइम तो बहुत देना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन एग्जामिनर भी ये बात जानता है कि अगर बच्चा इसको फॉर्मूले से लगाने लगेगा तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा इसका। ठीक है, तो उसने क्या सुविधा दी आपको कि उसने जो ऑप्शंस रखे हैं वो दूर दूर रखे हैं। ठीक है, 391, 555, 268, 188। तो इससे उसका मतलब क्या है कि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से ना लगाएं, फॉर्मूले से ना लगाएं, दिमाग से लगाएं। कैसे, समझो। आपको पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, लेकिन साधारण भी ब्याज उसमें जुड़ा हुआ होता है। तो 3 छमाही के लिए ब्याज की दर कितनी रहेगी, 3.5%। 3.5% पहले साल साधारण ब्याज होगा, दूसरे साल भी साधारण ब्याज 3.5% होगा, तीसरे साल भी साधारण ब्याज कितना परसेंट होगा, 3% होगा, लगभग 3.5% होगा। ठीक है, तो मैं केवल साधारण ब्याज को ही अगर काउंट करता हूं, इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा। ठीक है, वो सब बातें आप जानते हैं, पहले बता चुका हूं। ठीक है, एक मोटा मोटा हिसाब लगा रहा हूं क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत दूर दिए हुए थे। तो 3, 3, 6, 3, 9, 9 हो गया, और 0.5, 0.5, 0.5, 1.5 ये हो गया, तो हो गया 10.5%। लगभग कितना साधारण ब्याज मिल रहा है इस पे, 10.5% का साधारण ब्याज इसमें मिल रहा है हमको। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन से लगाने का प्रयास किया, तो 2470 रुपए इसका तो मूलधन है। ठीक है, और लगभग 10.5% का इस पे साधारण ब्याज लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, लगभग 10.5% इसका मैं निकालूंगा। ठीक है, तो ये लगभग जो है आपका ये आएगा 10% निकालूंगा तो लगभग 247 रुपए इसका आएगा। 247 से कुछ और ज्यादा, 247 से कुछ और ज्यादा, लगभग 260 के आसपास में पहुंच पा रहा हूं इससे। ठीक है, तो 260 के आसपास मेरा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, 268.5331। ये जो मेरा ऑप्शन है वो मुझे बता रहा है कि यही उत्तर होगा, इसके अलावा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी ऑप्शन बहुत दूर दूर है बच्चे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को हमें तरीके से नहीं लगाना है। अगर इस क्वेश्चन को आप तरीके से लगाने लगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अगर आपको तरीके से लगाना ही है तो आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट बराबर क्या होता है, पी कोष्टक में 1 + r/100 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे n होता है, तो p आपका दे रखा है 2470। ठीक है, 1 + r की वैल्यू कितनी रखेंगे, यहाँ पे छमाही चल रहा है तो 3.5, 3.5 को 7/2, और 2 का गुणा 100 में करेंगे कितना हो जाएगा, 200 बटा छमाही कितना हो जाएगा, 3 छमाही होगा, तो हम यहाँ पे भर देंगे 3। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये लगभग कितना आएगा, 2470 गुणा कितना हो जाएगा, 207, 207 बटा 200 गुणे 207 बटा 200 गुणे 207 बटा 200 आएगा। बच्चे आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको तब जाके मिलेगा अमाउंट, और जब अमाउंट मिलेगा उसमें से प्रिंसिपल को आप घटाएंगे तब जाके मिलेगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज, जो कितना आएगा 268.533 एक आपको उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है बच्चे, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी है, मुझे क्वेश्चन लगाना है, मुझे पीएचडी नहीं करना है उसमें। ठीक है, तो
तो हमें साम दाम दंड भेद सब जानना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई। फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक ट्रेन समान दिशा में क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे दो साइकिलों को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बतानी है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। देखो भैया, ये ट्रेन जा रही है इस दिशा में, ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं ट्रेन, टी से लिख देता हूं ट्रेन, ठीक है। और एक आदमी इधर जा रहा है, इसी दिशा में जा रहा है, समान दिशा लिखा हुआ है ना, समान दिशा लिखा हुआ है, तो इसकी चाल है, एक आदमी है साइकिल लेके जा रहा है, ये इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी दिशा में एक और आदमी जा रहा है जिसकी चाल कितनी है, वो भी साइकिल से जा रहा है, उसकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको, इस ट्रेन को, इस साइकिल को पार करती है ट्रेन जो है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, ठीक है। और इसको पार करती है कितने सेकंड में, 11 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो बच्चे एक बात समझ में आना चाहिए आपको कि ट्रेन की गति निकालनी है, तो ट्रेन की गति लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी मान लेते हैं, मान लेते हैं s किलोमीटर प्रति घंटा, कितना मान लेते हैं, s किलोमीटर, 5 नहीं लिखा हूं, s लिखा हूं, ठीक है। s नहीं समझ लो आप, x मान लो, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ मुझे, जब कोई ट्रेन किसी साइकिल को पार करे तो साइकिल की जो लंबाई होती है उस ट्रेन के सापेक्ष 0 मानी जाती है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, केवल इनका स्पीड काउंट होता है। तो जब एक ही दिशा में साइकिल भी चल रही है, ट्रेन भी चल रही है, तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाता है, घट जाता है, इनका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घट जाता है। तो x माइनस पहली ट्रेन की चाल, पहली साइकिल की चाल कितनी है, 10 है, तो ये इनका रिलेटिव स्पीड हो गया। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इनटू क्या कर लेंगे, टाइम, टाइम कितना लगा था इसको, 10 सेकंड। ये हमारा आया क्या, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय क्या आता है, दूरी आती है, डिस्टेंस आती है, क्या आती है, दूरी आती है। किसकी दूरी है ये, ट्रेन की लंबाई। जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है, किसी साइकिल को पार करती है, तो साइकिल की जो लंबाई होती है उसको हम नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से ये घटेगा बच्चे, ठीक है, इसकी चाल घटेगी, क्यों, क्योंकि दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड x माइनस 10 हो जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया, समय का गुणा किया, तो हमें मिल गई दूरी। दूरी कितनी होगी, इस ट्रेन की लंबाई। वो जब कोई ट्रेन किसी साइकिल को किसी आदमी को पार कर रही है तो अपनी लंबाई को पार करती है, हो गई ट्रेन की लंबाई, ठीक है। दूसरे केस में भी यही इक्वेट कर दो, क्या इक्वेट करना है समझो, ये भी ट्रेन, ये भी साइकिल इसी दिशा में जा रही है, तो x माइनस 15 इनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी, 5/18 से गुणा करेंगे तो हम पहुंचे कहां, मीटर पर सेकंड में, इनटू टाइम कितना लगा था, 11 सेकंड का टाइम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, हमारी दूरी हो गई, कौन सी दूरी, ट्रेन की लंबाई हो गई, ठीक है। और दोनों ट्रेन की लंबाई आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो हमने लिख लिया 5/18 से 5/18 हमने काट दिया, 10 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10x, कितना हो जाएगा, 10x माइनस में कितना हो जाएगा, 10 का गुणा 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर 11 का गुणा x में करोगे कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, माइनस 15 गुणा 11 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा, आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, 11x में से ये 10x की तरह घट जाएगा, कितना बचेगा, केवल x बचेगा, ठीक है। x मतलब ट्रेन की चाल, और 165 माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 165 माइनस कितना हो जाएगा, 100, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं इधर लिख दे रहा हूं इसको, 165 में 100 जाएगा, कितना हो जाएगा, 65, और माना था हमने इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो इसके आपको ये बात समझना होगा कि ये भी मीटर पर सेकंड में है, ये इसको किलोमीटर प्रति घंटा में था, और ये मीटर पर सेकंड इधर भी गुणा होगा, मीटर पर सेकंड इधर भी गुणा होगा, तो वो कैंसिल हो ही जाना, ठीक है। तो फटाफट इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं उसके बाद। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक परीक्षा में 6 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं 76, 68, 79, 84, 88 और 85, ये दिए गए बच्चे। 6 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं, हमको इनका औसत बताना है। तो बच्चे आपको पता होगा कि औसत कैसे निकाला जाता है। औसत जो निकलता है वो आता है पदों का योग बटे कैसे, पदों की संख्या से, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो 80 आएगा। कितना आएगा इसका उत्तर, 80 आएगा, ठीक है।
तो ये बात मैंने आपको डायरेक्ट बता दी। हमें इसमें ये चीज नहीं सीखना है, ठीक है। हमारा उद्देश्य कुछ और है, ये तो हर बच्चा कर लेगा, ठीक है। हमें आपको कुछ और सिखाना है। देखो हमें इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, बात को समझो कि अगर मुझे इसका औसत निकालना है इन सभी संख्याओं का, ठीक है, तो मैं अपने मन से एक औसत मान लेता हूं कि जो मेरा औसत है वो 78 होगा। कितना होगा? 78। मैंने मान लिया कि मेरा औसत 78 आएगा, ठीक है। अब देखो कि ये कितना डेविएशन हो रहा है बाकी सबका 78 से। 78 से ये 2 कम है तो ये माइनस का 2 हो गया। 78 से ये 10 कम है तो ये माइनस का 10 हो गया। 78 से ये कितना कम है, अधिक है ना, 1 अधिक है तो ये प्लस का 1 मैं इसको ले लेता हूं। 84 78 से कितना अधिक है, 6 अधिक है तो मैं इसको प्लस का 6 ले लेता हूं, ठीक है। और 88 78 से 10 अधिक है तो मैं इसको प्लस का 10 ले लेता हूं। और 85 78 से कितना अधिक है, 7 अधिक है तो मैं प्लस का 7 ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो बच्चे, माइनस का 10 प्लस का 10 ये खत्म हो गया, ठीक है। बचता कितना है, 7 6 13, 13 और 1 14, 14 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब कि जो मेरे द्वारा माना गया था उसमें डेविएशन कितने का आ रहा है, 12 का आ रहा है। इसका औसत निकाल लो कितने पे, 6 पे, क्योंकि 6 संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है, प्लस कब आ रहा है ना बच्चे, ये प्लस कब आ रहा है, तो उसमें से 12 में 6 से भाग देंगे कितना आएगा, 2। 78 धन 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। बात समझ में आया? तो इस बात को आप नोट करिए। एक बार मैं कोई और नंबर मान के आपको दिखाता हूं कि इसका आंसर 80 फिर से आता है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, आप इस वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। एक बार और समझिए इसी बात को, क्या समझना है इसमें। मैं ये कह रहा हूं कि अब की बार मुझे लगा कि मेरा औसत 81 आएगा। कितना आएगा मेरा औसत, 81 आएगा। मुझे ऐसा फील हुआ कि औसत 81 लगभग होगा इसका, ठीक है। अब देखो कितना औसत है, यहाँ पे कितना डिवीजन है, 76 या 81, माइनस का 5 का डिवीजन यहाँ पे है। यहाँ पे कितने का डेविएशन है, माइनस के 13 का डेविएशन है यहाँ पे, ठीक है। 79 81 माइनस 2 है ये, ठीक। 84 कितना अधिक है, प्लस का 3 अधिक है तो यहाँ प्लस का 3 लिख दिया, ठीक है। प्लस 88 कितना अधिक है, 81 से 3 अधिक है, 7 अधिक है तो 7 लिख दिया, ठीक है। और 85 81 से कितना अधिक है, 4 अधिक है तो प्लस का 4 लिख दिया। बस समझ आ गई। अब मुझे इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए तो जोड़ लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 5 माइनस का 13 माइनस का 2, तो 13 5 18, 18 और 2 20, यहाँ पे माइनस का 20 बन रहा है, ठीक है। और 7 3 10 4 14 प्लस का 14 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 20 में से बच्चे 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 आ रहा है, ठीक है। और इसका औसत लेंगे कितने पे, 6 पे, ठीक है, क्योंकि 6 संख्याएं थी। तो 81 माइनस 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 81 में से 1 गया, कितना बचेगा, 80 बचेगा इस सवाल का उत्तर, ठीक है। तो यानी कि इनका औसत कितना आ गया, 80 आ गया। आप इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते हैं। तो फटाफट मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, आप उसका आंसर मुझे बताएंगे। 55 48 66 42 58। आपको इसका औसत निकालना इस मेथड से, और उसका उत्तर मैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम अगले सवाल पे चलते हैं। इसे मैं डिलीट कर देता हूं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि एक ट्रेन एक खंबे को 5 सेकंड में पार करती है, ठीक है। एक ट्रेन एक खंबे को 5 सेकंड में पार करती है। देखो मैं ट्रेन बना देता हूं, एक ट्रेन है भाई साहब हमारे पास, ठीक है। इसको मैं टी से दिखा दे रहा हूं, ट्रेन है, एक ट्रेन है, एक खंबा बना हुआ है। मैंने आपको बता रखा है जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई को पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है, 5 सेकंड में पार करती है। 5 सेकंड में ये पार कर रही है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, और वही ट्रेन एक सुरंग को 20 सेकंड में पार करती है। और वही ट्रेन जब एक सुरंग को पार करती है, मैं सुरंग ऐसे बना दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि ये सुरंग है, ठीक है। ये सुरंग है, इस सुरंग को पार करने में कितना टाइम लेती है बच्चे, तो ये लेती है 20 सेकंड। कितने सेकंड लेती है, 20 सेकंड लेती है। तो कह रहा कि ट्रेन की चाल 90 मीटर पर सेकंड है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बात को समझेंगे। देखो बच्चे, देखो जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे, किसी खंबे को पार करे, स्ट्रीट लाइट को पार करे, कुत्ते को पार करे, बिल्ली को पार करे, तो ट्रेन केवल अपनी लंबाई को पार करती है। बात समझ में आ गया, ठीक है। और ट्रेन की चाल, स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखा है 90 मीटर पर सेकंड। कितना दे रखा है, 90 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन वाले, इस वाले कंडीशन में ट्रेन केवल खुद की लंबाई पार करेगी, तो ट्रेन की दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, चाल गुणे समय। चाल कितना है, 90, समय कितना लगा उसको, 5 सेकंड का समय लगा हुआ है, ठीक है। तो 9 बच्चे कितना होता है, 45, 450 मीटर की ट्रेन हो गई हमारी, ठीक है। दूसरे कंडीशन में आओ,
इस कंडीशन में क्या हुआ, ट्रेन ने सुरंग को पार किया कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। इस समय जो दूरी पार करेगा ट्रेन, वो अपनी लंबाई के साथ साथ इस सुरंग की लंबाई को भी पार करेगा। सुरंग की लंबाई को मैं x मीटर मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, x मीटर मान लेता हूं। तो जो दूरी पार की गई होगी वो कितनी होती है, चाल गुणे समय। चाल कितना है ट्रेन का, 90, क्योंकि सुरंग की चाल तो है नहीं, 90 गुणे समय कितना लगा हुआ है, 20 सेकंड का समय लगा हुआ है, ठीक है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 450 मीटर तो हो गई ट्रेन की लंबाई, और प्लस x मान लिया हमने किसकी लंबाई, सुरंग की लंबाई, बराबर 9 गुना कितना होगा, 18 होगा, 1800 मीटर हो गया ये। तो x का मान यानी कि सुरंग की लंबाई कितनी जाएगी, 1800 में से आप घटाएंगे कितना, 450 को, तो जो उत्तर आएगा वो आएगा 1350 मीटर, ठीक है। तो यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, इसे आप फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। चलिए बच्चों, तो आपके सामने अगला सवाल मैंने बोर्ड पे ही लिख दिया है, क्योंकि उसमें आपको दिखाई नहीं देता, तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना है। तो बच्चे ध्यान रखना, ये बॉडमॉस का क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको, और इस क्वेश्चन में आपको पहले कोष्टक को सॉल्व करना पड़ता है, पहले छोटा कोष्टक फिर मझले कोष्टक को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चे देखो 216, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, उसमें डिवाइड करना है किससे, 18 से। 616 में जब 18 से आप डिवाइड करेंगे, 616 में यहां पे लिख देता हूं, 216। तो चलिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन को आपको बोर्ड पे लिख दिया इस बार, ठीक है। देखो, जब भी आपको ये बॉडमास का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आप कोष्टक को सॉल्व करते हैं, ठीक है। किसको सॉल्व करेंगे, कोष्टक को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 216 के डिवाइड करना किससे, 18 से। बच्चे आप जब डिवाइड करेंगे तो 18 एक नंबर 18 जाएगा, 36 बचेगा, 11 18 दूना 36 हो जाएगा। तो यहां से कितना प्राप्त होगा आपको, 12 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा कोष्टक से, 12। इसको जोड़ना है, किसमें जोड़ना है, 529 का रूट कितना होता है, 23 होता है। कितना होता है, 23। तो 23 में बच्चे 12 जोड़ेंगे, 23 में जब आप 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 35 हो गया। मतलब कि कोष्टक को सॉल्व करने पे आपको कितना मिला, 35 मिल रहा है, ठीक है। तो आपको परसेंट लगा देना है कि 35% निकालना किसका, 800 का। 800 का 35% आपको निकालना है, जो कि बराबर दे रखा है 224 का। 224 का ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ, उसको मैं x मान के x परसेंट लिख देता हूं, ठीक है। अब बच्चे इधर भी पूरा मल्टीप्लीकेशन में है, परसेंट लगा हुआ, इधर भी पूरा मल्टीप्लीकेशन में है, परसेंट लगा हुआ, खत्म हो गया ये, ठीक है। हमको x का मान निकालना है, इसको इधर भी देते हैं। तो 800 गुणा 35 बटा कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये 224, बराबर कितने के, x के। हमको इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है बच्चे। सॉल्व कर देते हैं। मुझे दिख रहा है कि 8 से कटेगा, 8 से कटेगा ये कितनी बार में कटेगा, 8 दूना 16, ठीक है। और 24, 8 अठारह 64 कट गया ये, ठीक है। 8 से कट रहा है ये 100 बार में, ठीक है। 7 से कटेगा ये 4 बार में, 7 से कटेगा ये 5 बार में, 4 से कटेगा ये 25 बार में। तो 25 पंजे कितना हो गया, 125 वैल्यू किसकी आ गई, x की, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, दिख रहा है, उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 13 है और तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, और पाई का मान दे रखा है 22/7। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो भैया शंकु का कर्व सरफेस एरिया जो होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, वो पाई इंटू आर इंटू एल होता है। आर क्या है, इसके आधार की त्रिज्या, और एल क्या है, इसकी तिरछी ऊंचाई। इस फॉर्मूले में आप आर का मान रखेंगे कितना, 13, और ऊंचाई का वैल्यू रखेंगे 21, मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि जिस भी फॉर्मूले में पाई आता है, उसका जो उत्तर होता है वो 11 का मल्टीपल होता है। आप 11 का मल्टीपल भी चेक करके आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे है 888 पहला ऑप्शन, 868 है दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है 858, और चौथा ऑप्शन है 878। तो भैया जो भी उत्तर होगा वो किससे कटेगा, 11 से वो उत्तर कटेगा, ठीक है, क्वेश्चन कटेगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि भैया इसमें पाई आया हुआ है ना, पाई में 11 आता है, तो भैया 11 × 88 कट गया, तो ये 8 नहीं कटेगा 11 से, यानी कि उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप चेक करेंगे, 8 8 16, 16 में से 6 घटा देंगे, कितना जाएगा, 10। 10 11 से नहीं कट रहा तो उत्तर नहीं हो सकता। हमने आपको 11 से कटने का तरीका बता रखा है कि अल्टरनेट अंकों का जो अंतर होता है वही कटना चाहिए। 8 8 16 हो गया, ठीक है।
16 में से 5 घटाएं कितना आ जाएगा 11। ये ऑप्शन हमारा 11 से कट रहा है, उत्तर हो सकता है। ठीक है, 8 8 16 हो गया, 16 में से 7 जाएगा 9, नहीं ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। हमारा उत्तर कौन सा होगा, 858 वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिखा हुआ 5 वर्ष पहले अक्रम, विक्रम और चंद्रा की औसत आयु 24 वर्ष है। ठीक है, 5 साल पहले, मैं लिख देता हूं 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या क्या दे रखा है, अक्रम प्लस विक्रम प्लस चंद्रा की जो औसत आयु है वो 24 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु इनकी 5 साल पहले की है 24 वर्ष। ठीक है, तो इनके आयु का योग निकालना होगा तो क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 लोग हैं, उनके औसत 24 था, तो 24 इसका 24 इसका 24 इसका 24 तीन कितना हो जाएगा 72। उनकी आयु का योग कितना हो गया, 72 वर्ष हो गया। ठीक है, अगर मैं इनका वर्तमान आयु निकालूं, इनके वर्तमान आयु का योग निकालूं, वर्तमान योग निकालूं तो कैसे आएगा, 72 तो इनका 5 साल पहले का था, 5 साल इसकी उम्र बढ़ी, 5 साल इसकी उम्र बढ़ी, 5 साल इसकी उम्र बढ़ी, तो तीनों का मिला के 15 साल उम्र और बढ़ गया होगा, यानी कि तीनों मिला के अब 87 वर्ष के हो चुके होंगे। तीनों मिला के अब इनका औसत कितना हो चुका होगा, 87 वर्ष हो चुका होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दे रखा है, 6 वर्ष पहले विक्रम और चंद्रा की आयु का जो औसत था वो 19 वर्ष था। कितना था, 19 वर्ष था। कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले का ये दे रखा है। तो 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योग अगर 19 ये रहा होगा तो दो गुना कितना हो जाएगा इनका, 19 गुना 38। विक्रम और चंद्रा मिला के 6 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे, 38 साल के दोनों मिला के रहे होंगे। 6 साल इसकी उम्र बढ़ गई, 6 साल इनकी उम्र बढ़ गई। वर्तमान विक्रम और चंद्रा की जो आयु होगी, वर्तमान विक्रम और चंद्रा की जो आयु होगी 38 में, ठीक है, 6 साल इसका 6 साल इसका जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 साल जुड़ के 50 साल, 50 वर्ष दोनों की उम्र बढ़ गई, मतलब 50 वर्ष दोनों की वर्तमान उम्र है। ठीक है, तो अब मुझे वर्तमान आयु निकालना किसका, अक्रम का। तो अक्रम विक्रम चंद्रा मिला के अभी 72, इस समय 87 वर्ष के हैं, सॉरी 87 वर्ष के हैं, और बाकी विक्रम और चंद्रा मिला कितने हैं, 50 वर्ष के हैं। तो अक्रम की जो उम्र होगी, वर्तमान उम्र, वर्तमान में जो अक्रम की उम्र होगी वो कितनी होगी, 50। ठीक है, इसको 87 में से घटा देंगे, 87 में से घटाएंगे कितने को, 50 को, कितना आ जाएगा, ये 37 वर्ष आएगा। कितना वर्ष आएगा, 37 वर्ष आएगा। ठीक है, अब 13 साल बाद अक्रम की उम्र पूछा है, 13 वर्ष बाद की उम्र पूछा है, तो भैया अक्रम कितना साल का हो जाएगा, 37 वर्ष का इस समय है, 13 साल के बाद ये कितने साल का हो जाएगा, 50 वर्ष का ये हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। लाइट जल, चलिए हमारे पास अगला सवाल है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 143 गुणा 141 गुणा 133 को 6 से भाग देने पर शेषफल बताना है। ठीक है, तो भैया कुछ नहीं है इस सवाल में, समझिएगा कि हमारा सवाल है कि 143 गुणे 141 गुणे 133 के गुणनफल को हम 6 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा। तो बच्चे ये प्रोसेस है पूरा, समझिएगा कि आपको पता होगा कि 144 6 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 144 6 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 24 बार में लगभग डिवाइड होता है। तो अगर मैं 143 में भाग दूंगा, या तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा कितने का, 5 का, या तो निगेटिव रिमाइंडर लिख लूंगा माइनस का 1। निगेटिव रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। 141 में 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 144 से 3 कम है। ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, माइनस का 3 या प्लस का 3 लिख लूंगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 120 डिवाइड हो जाता है, 12 और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 132 डिवाइड हो जाएगा, तो 133 में 6 से भाग देंगे तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। ठीक है, तो भैया देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस प्लस, और 3 का गुणा 1 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा 3 आ गया, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है एक पाइप अकेला एक टंकी को 40 दिन में पूरा भर सकता है। देखते हैं, एक इनलेट पाइप है, ये पाइप नंबर ए है। ठीक है, इसका मैंने ए नाम दे दिया। ये किसी टंकी को 40 दिन में भरता है। कितने दिन में भरता है, 40 दिन में भरता है। ठीक है,
और परंतु टंकी के तल में छेद होने के कारण यह 20 दिन ज्यादा में भरता है। ठीक है, तो छेद के कारण कितने दिनों में टंकी आधी खाली हो जाएगी? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। कह रहा कि एक पाइप किसी टंकी को 40 दिन में भरता है, लेकिन टंकी की तलजी में छेद है, जिसके कारण जो टंकी है वो 20 दिन ज्यादा में भरती है। यानी कि अगर मैं इसको a प्लस बी लिख लूं कि मतलब कि एक पाइप तो भरने वाला है और एक पाइप खाली करने वाला है। ठीक है, तो मैंने ले लिया a प्लस बी, तो ये 20 दिन ज्यादा लेता है, यानी कि 60 दिन लेता है टोटल। ठीक है, अब मैं इसका निकाल लेता हूं टंकी की क्षमता कितनी है। टंकी की क्षमता को मतलब बोलता है टोटल वर्क हम बोल सकते हैं, या फिर टोटल कैपेसिटी लिख लेते हैं यहाँ पे। टंकी की टोटल कैपेसिटी कितने की हो जाएगी? तो 60 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। मतलब कि मान लेते हैं कि 120 लीटर की पूरी टंकी है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि ए जो है 40 दिन में पूरी टंकी को भर रहा है, यानी कि 120 लीटर भरता है, तो एक दिन में कितना लीटर भरता होगा? 40 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 लीटर। एक दिन में 3 लीटर पानी को भरता होगा। ए प्लस बी जब मिल के काम कर रहा है, यानी कि ए भरने वाला है, बी खाली करने वाला है। बी पे बार लगा दो तो समझ जाओ ताकि बी खाली करने वाला है। ठीक है, वैसे भी जब निगेटिव आएगा तो आप समझ जाएंगे कि बी खाली करने वाला है। ठीक है, जो है ए जो है ए और बी मिलके 60 दिन में काम करते हैं, तो 120 काम करने में एक दिन में कितना काम करते होंगे? वो 2 काम कर देंगे। 60 से डिवाइड करेंगे 2 काम। अब देखो यहाँ पे हमको निकालनी है बी की कैपेसिटी, तो आप कहेंगे कि सर ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 काम करते हैं। देखो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 काम करते हैं। ए कितना काम करता है? 3 काम करता है। ठीक है, प्लस बी बराबर कितने के? 2 के। तो आप कहेंगे, मैं कहूंगा बी की क्षमता बताओ कितनी होगी, तो 2 माइनस 3 हो जाएगी, 3 घट जाएगा। ठीक है, यानी कि बी की क्षमता कितनी आ गई? -1। ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि टंकी को बी जो है वो खाली कर रहा है। बात समझ आ गई? अगर मैं पूछूं कि पूरी टंकी बी अकेले कितने दिन में खाली करेगा, तो एक दिन में ये 1 लीटर खाली करता है, तो 120 लीटर खाली करने में ये एक के हिसाब से कितना दिन लेगा? 120 दिन लेगा। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है, पूछ रहा टंकी आधी खाली करने में कितना टाइम लेगा। तो आधी टंकी कितनी होगी? 60 लीटर की। आधी टंकी कितनी होगी? 60 लीटर की। तो एक के हिसाब से ये खाली करने में कितना दिन लेगा? 60 दिन लेगा, जो कि इस सवाल का ये उत्तर होगा। बात समझ में आ गई नहीं? आ गई? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अंतिम सवाल की ओर। लिखा हुआ है ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और बी अकेला उस काम को जब करता है तो 25 दिनों में कर देता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? ठीक है, तो इसका आप एलसीएम ले लेंगे। इसका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका? 50। टोटल वर्क मान लेते हैं 50। टोटल वर्क कितना मान लेते हैं? 50 मान लेते हैं। ठीक है, टोटल वर्क कितना मान लेते हैं? 50 मान लेते हैं। ठीक है, तो बताओ ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, टोटल वर्क कितना है? 50। तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? तो दोनों मिलके एक दिन में तो चलिए यहां पे टोटल वर्क निकालते हैं, तो 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है? 100। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। मतलब कि ये दिन ले लिया और ये क्या होगा? टोटल वर्क हो गया, कुल काम हो गया। तो ए और बी मिलकर 20 दिन में 100 काम करते हैं। ठीक है, 20 दिन में 100 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। ठीक है, बी अकेला पूरा काम 25 दिन में करता है। 25 दिन में 100 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 4 काम करता होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमको पता चल गया कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। ठीक है, और बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा? तो ए की वैल्यू निकालेंगे, 5 माइनस 4 हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। ए एक दिन में कितना काम करता होगा? 1 काम करता होगा। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं ए पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा, तो आप कहेंगे कि 100 काम करना है, एक दिन में वो 1 काम करता है, तो 100 काम करने में कितना दिन लेगा? वो 100 दिन पूरा लेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको जो समझाया गया होगा आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही रोज प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ कुछ जो क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं उन्हें सॉल्व करते रहिए, और अगर कोई क्वेश्चन आपका भी हो तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। ठीक है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय।